नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी नीति आयोग की बैठक में बैकफुट पर आई सरकार की, अमित शाह पर शरद पवार के बड़े हमले की। देखेंगे यूपी बीजेपी में तेज होते टकराव को, एनडीए को लगते बड़े झटके को। जानेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के बड़े ऐलान को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। तमिलनाडु में डीएमके ने बजट को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। बजट में राज्य की अनदेखी का लगाया आरोप। सीएम स्टालिन ने केंद्र पर लगाया बदले की राजनीति का आरोप। लगातार बॉर्डर पर हमलों को लेकर कांग्रेस का बयान। मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा मोदी सरकार के 49 दिनों में हुए 14 हमले, 15 जवान भी हुए शहीद। नीट घोटाले की जांच में नया खुलासा। धनबाद के तालाब से बोरी में मिले मोबाइल फोन, 2 इंसुलेटर सहित गले हुए डॉक्यूमेंट्स भी हुए बरामद। सीबीआई ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। और पेरिस ओलंपिक से भारत के लिए बड़ी खबर। 10 मीटर एयर राइफल में शूटर मनु भाकर की हुई फाइनल में एंट्री। मेडल के लिए कल लगाएंगे निशाना। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक हुई और बैठक से पहले ही विवाद शुरू हो गए थे। केंद्रीय बजट में जिस तरह से गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया गया, उसे लेकर नाराजगी खुलकर आ रही थी, और ये नाराजगी बैठक में दिखाई दी जब कई राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं हुए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बैठक में शामिल तो हुई, लेकिन उन्हें भी अपमानित होना पड़ा। तो कैसे इस बार की बैठक आ गई है विवाद में, देखिए इस रिपोर्ट में। नीति आयोग बैठक को लेकर आज हंगामा मचा रहा। 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया, और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार का नाम भी शामिल है, जो बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बैठक में पहुंची भी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो बाहर आ गई। ममता ने कहा कि बैठक में मुझे अपमानित किया गया, अब मैं इस तरह की बैठक में कभी शामिल नहीं होने आऊंगी। बंगाल की सीएम ने कहा कि दूसरे लोगों को 20 मिनट तक दिए गए, लेकिन मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया गया और माइक बंद कर दिया। मैं बंगाल के अधिकार की बात कर रही थी। विपक्ष की सरकारों में अकेली सीएम थी जो बैठक में शामिल हुई थी। वैसे सरकार की तरफ से सफाई दी जा रही है कि ममता के दावे सच नहीं है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि एनडीए में इसे लेकर फूट पड़ती दिख रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी बैठक का बहिष्कार कर दिया। वैसे जेडीयू की तरफ से कहा गया कि व्यक्तिगत कारणों के चलते नीतीश बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। बता दें कि 2022 में भी नीतीश कुमार एनडीए में होते हुए भी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। उस समय भी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि व्यक्तिगत कारणों के चलते नीतीश दिल्ली नहीं गए हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद नीतीश ने एनडीए छोड़ दिया था और महागठबंधन में शामिल हो गए। ऐसे में एक बार फिर नीतीश की पलटी मारने की खबरें चल रही हैं। 9 राज्यों के सीएम की अनुपस्थिति में हुई इस बैठक में मोदी सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए हैं। जहां नीति आयोग की बैठक में सीएम ममता ने सरकार पर विपक्ष के अपमान का आरोप लगाया, तो वहीं महाराष्ट्र में एमवीए नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर शरद पवार के अपमान का आरोप लगाया है। लेकिन अब पवार ने शाह पर करारा हमला बोला है, उन्हें तड़ीपार तक कह दिया है। तो क्यों शाह पर नाराज हुए पवार, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शरद पवार को करप्शन का किंगपिन बताया, तो पवार ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। शरद पवार ने कहा कि जिनके हाथ में देश की हुकूमत है, उनकी सोच में बदलाव नहीं आया है। कुछ दिन पहले अमित शाह ने मुझ पर अटैक किया था, मेरे बारे में कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं, उनके सूबेदार शरद पवार हैं। अजीब बात है, जो आदमी आज देश का गृह मंत्री है, जब वह गुजरात में थे तब वहां कानून का गलत इस्तेमाल किया। पवार ने कहा कि हम कहां जा रहे हैं, ये सोचने का समय है। आज जिस तरह से इन लोगों के हाथों में हुकूमत है, ये कदम उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम लोगों को सोचना होगा, ध्यान देना होगा, नहीं तो ये आज की हुकूमत इस देश को गलत रास्ते पर लाने का काम
100% करेगी। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को ध्यान देना होगा। पवार ने कहा कि मैं याद दिला दूं कि आज जो आदमी देश का गृह मंत्री है वह ऐसा व्यक्ति है जिसने गुजरात के कानून का दुरुपयोग किया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तड़ीपार कर दिया था, यानी गुजरात में शाह के घुसने पर रोक लगा दी थी। दरअसल शाह पर सोहराबुद्दीन शेख मामले में कोर्ट ने ये रोक लगाई थी। आज हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और पवार ने इसे लेकर शाह पर तीखा हमला बोला। पवार के तेवरों से साफ है कि अब वो बीजेपी नेताओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर चाहे वो कोई भी हो। पवार के तेवरों से बीजेपी हैरान दिखाई दे रही है, तो उसकी चिंता महाराष्ट्र के साथ यूपी ने भी बढ़ा दी है। यूपी में सरकार के अंदर ही मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम आमने सामने हैं। लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई है। ऐसे में योगी सरकार गहरे संकट में दिखाई दे रही है। 100 लाओ सरकार बनाओ। सपा चीफ अखिलेश यादव के इस मॉनसून ऑफर ने बीजेपी की चिंता को बढ़ा रखा है, क्योंकि इस समय यूपी बीजेपी में बगावत के हालात दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठकों का दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक लगातार बहिष्कार कर रहे हैं। केशव मौर्य तो योगी आदित्यनाथ से हिसाब किताब तक मांग रहे हैं। योगी सरकार की आपसी फूट के चलते बीजेपी राज्य में लगातार कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है, और अब खबर आ रही है कि दिल्ली में अब सरकार बचाने की कोशिश तेज हो गई है। संघ और बीजेपी के दिग्गज नेताओं के बीच बैठक हो रही है। उससे पहले जेपी नड्डा के साथ योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की खबरें भी आ रही हैं। संघ नेताओं के साथ होने वाली बैठक में योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, आरएसएस के पूर्वी यूपी क्षेत्र प्रचारक अनिल कुमार और पश्चिम यूपी क्षेत्र प्रचारक महेंद्र शर्मा शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष और जेपी नड्डा के भी इस बैठक में शामिल होने की खबरें आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि इसके बाद जेपी नड्डा और अमित शाह भी योगी और दोनों डिप्टी सीएम के साथ बातचीत कर सकते हैं। जिस तरह से दिल्ली में बीजेपी नेताओं के साथ यूपी के नेताओं की बैठकों का प्लान सामने आ रहा है, उसके बाद से ये साफ हो गया है कि यूपी में योगी की कुर्सी अभी भी पूरी तरह से सेफ नहीं है, और अगर योगी अपनी कुर्सी को बचा पाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य किनारे लगाए जा सकते हैं। यूपी बीजेपी की लड़ाई दिल्ली पहुंच गई है, तो दूसरी तरफ एनडीए में भी बड़ा बिखराव होता दिखाई दे रहा है। नीतीश की नाराजगी की खबरें तो आ ही रही हैं, और अब संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनावों से पहले एनडीए छोड़ सकते हैं। जेडीयू ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड जेडीयू अध्यक्ष खीरू महतो ने विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने 11 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं, और भी सीटों पर उम्मीदवार जल्द ही तय कर लिए जाएंगे। हमारी तैयारी सभी 81 सीटों के लिए है। खीरू के बयान से झारखंड एनडीए में बवाल मचता दिखाई दे रहा है। झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, और बीजेपी की तरफ से संकेत दिए जा रहे थे कि वो राज्य में सिर्फ आजसू के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगा, तो जेडीयू भी बीजेपी पर सीट शेयरिंग को लेकर दबाव बना रही थी। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि जेडीयू ने सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी की तरफ से पहले से ही संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर बीजेपी के साथ सम्मानजनक समझौता नहीं होता है तो जेडीयू दूसरे विकल्प पर विचार करेगा, और अब कहा जा रहा है कि जेडीयू बीजेपी से दूरी बनाती दिखाई दे रही है। इसी बीच जेडीयू ने दावा किया कि पूर्व मंत्री और निर्दलीय विधायक सरयू सराय भी जेडीयू के साथ आ गए हैं। सरयू निर्दलीय विधायक हैं, इसीलिए तकनीकी रूप से वो जेडीयू में शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन चुनावों से पहले राय जेडीयू में शामिल हो जाएंगे, जिससे जेडीयू को मजबूती मिलेगी। जेडीयू के तेवरों से साफ हो गया है कि झारखंड में उसका बीजेपी से गठबंधन तय है, और दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि झारखंड विधानसभा चुनावों के दौरान नीतीश कुमार बीजेपी से बिहार में भी गठबंधन तोड़ सकते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, और वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। इसके संकेत नीतीश की बैठक से मिल रहे हैं, जिससे बीजेपी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस के बड़े ऐलान ने बीजेपी को मुश्किलों में डाल दिया है। तो ऐसा क्या किया है कांग्रेस ने ऐलान, जिसने बढ़ा दी है बीजेपी की मुसीबत? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो चली है। सभी पार्टियां अपनी ओर से विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी का जोश हाई नजर आ रहा है। बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने राज्य में ट्रम्प कार्ड चल दिया है। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर उसे हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत मिलती है तो वो राज्य में जातिगत जनगणना कराएगी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि हमारी सरकार अगर प्रदेश में आई तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। हमने पहले भी 15% आरक्षण बढ़ाया था और उसी अनुसार आगे भी संवैधानिक आधार पर ओबीसी समाज के लिए बढ़ाने का काम करेंगे। कांग्रेस के इस दाव ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस का ये वादा बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। जहाँ एक और बीजेपी केंद्रीय स्तर पर भी इसे लेकर पक्ष में नहीं है, तो वहीं जातीय जनगणना के दाव से कांग्रेस राज्य में ओबीसी और एससी वोट बैंक को साध सकती है। बता दें कि जातीय जनगणना में हर जाति की आबादी की गिनती की जाती है और फिर उन आंकड़ों के हिसाब से राज्य में आरक्षण की स्थिति तय की जा सकती है। खैर, हरियाणा के चुनाव नतीजों में जीत किसे मिलेगी ये तो समय आने पर ही पता चलेगा, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस के इस ऐलान ने उसकी जीत के दावों को और ज्यादा पुख्ता करने का काम किया है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, तो दूसरी तरफ नजरें इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर भी लगी हुई हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस तेजी से बढ़त बनाती दिख रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव दिलचस्प मोड़ ले चुका है। बता दें कि नवंबर में होने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर कुर्सी की रेस में दूसरी बार शामिल हो गए थे और अब डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से भारतवंशी कमला हैरिस ने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर इस मुकाबले को और रोचक बना दिया है। बता दें कि कमला से पहले जो बाइडेन के नाम पर मंथन जारी था, लेकिन 21 जुलाई को जो बाइडेन ने आधिकारिक रूप से अपना नाम वापस लेकर तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया था। अब कमला हैरिस की दावेदारी से ये मुकाबला कांटे का हो गया है। नॉमिनेशन से पहले बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ने भी कमला हैरिस को अपना समर्थन दिया था, जिससे साफ है कि पार्टी की ओर से कमला हैरिस को पूरा समर्थन मिला हुआ है। नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद कमला हैरिस ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि मैं हर वोट हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी और नवंबर में हमारा जन समर्थित अभियान जीत दर्ज करेगा। अब देखा जाए तो ये चुनाव कमला हैरिस के लिए एक अग्नि परीक्षा साबित होने वाला है। उन्हें जीतने के लिए महंगाई, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर फोकस करना होगा। अगर हैरिस इन मुद्दों को उठाने में सफल रही तो उनकी जीत की राह आसान हो सकती है। वहीं राष्ट्रपति पद के लिए पहली अश्वेत और एशियाई महिला होने का भी हैरिस को फायदा मिलता हुआ दिख सकता है। अमेरिका के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन इस पर नजरें पूरी दुनिया की हैं। तो मोदी सरकार की नजर अमेरिका चुनाव के साथ साथ देश में सरकारी संपत्तियों पर भी है। निजी हाथों को वो सौंपने वाली हैं। अब एक बड़े बैंक को बेचने की तैयारी में है मोदी सरकार। जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 100 से ज्यादा सरकारी कंपनियों को बेचने का प्लान बनाया गया था। इसमें से कई कंपनियों को तो 2023 तक बेच दिया गया, यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को या तो पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप दिया गया या उनकी बड़ी हिस्सेदारी निजी कंपनियों को दे दी गई, जिसमें देश के तमाम बंदरगाह और एयर इंडिया जैसी सरकारी विमानन कंपनी भी शामिल थी। और अब एक और बड़े बैंक को बेचने की तैयारी हो रही है। सरकार की तरफ से IDBI बैंक को बेचने का काम तेज कर दिया गया है। RBI ने बिडर्स शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं जो बैंक को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मोदी सरकार शॉर्ट लिस्ट किए गए बिडर्स की जांच पड़ताल कर रही है और ये दावा किया जा रहा है कि इसी साल IDBI बैंक को निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। IDBI बैंक में सरकार की करीब 45% और LIC की लगभग 49% हिस्सेदारी है। वैसे इस बार केंद्र सरकार की तरफ से डिसइन्वेस्टमेंट का कोई टारगेट नहीं रखा गया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि सरकारी संपत्तियों को बेचकर सरकार 50,000 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश में है। विपक्ष की तरफ से निजीकरण का जबरदस्त विरोध किए जाने की आशंका के चलते इस बार सरकार ने बजट भाषण में विनिवेश शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अब सरकार अपने एजेंडे पर बढ़ती दिखाई दे रही है। खबर ये भी आ रही है कि IDBI के बाद NTPC ग्रीन को भी सरकार निजी हाथों में सौंप सकती है। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
जी हाँ, माइक संसद में ही बंद नहीं होते हैं, नीति आयोग की बैठक में भी बंद होते हैं। डिपेंड करता है माइक किसका है। नायडू का होगा तो 20-20 मिनट चलेगा और ममता जी का होगा तो सिर्फ 5 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा। भाई फ़र्क तो होगा ही। दरअसल भोंपू वाली सरकार के माइक का स्विच तो नायडू जी के ही पास है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।